मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान में प्राकल्पना हाइपोथेसिस के इंट्रोडक्शन के बाद प्राकल्पना की परिभाषा अर्थ के पश्चात एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। क्वालिटीज ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। प्राकल्पना केवल ख्याली पुलाव तथा मीठे सपने नहीं होने चाहिए, वरन ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में निम्नांकित विशेषताएं अथवा गुण होने चाहिए। नंबर 1, स्पष्टता, क्लैरिटी। प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो, विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है। नंबर 2, प्रयोग सिद्धता, एम्पिरिकल रेफरेंस। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्माद और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि हम पहले से ये मानकर नहीं चलते कि तथ्य इकट्ठे करने के पश्चात निष्कर्ष क्या होगा। नंबर 3, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्ति की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं निश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। नंबर 4, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां, टेक्निक्स उपलब्ध न हो। इस संबंध में गुड एंड हैट लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। नंबर 5, सिद्धांत समूह से संबंधित, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। गुड एंड हैट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना
किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जो रुचिकर होते हैं तथा आकर्षक प्रतीत होते हैं। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। नंबर 6, सरलता, सिंप्लिसिटी। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। श्रीमती यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखती हैं, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम्स रेजर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकल्पना निर्माण बहुत ध्यान से करनी चाहिए, अन्यथा रेजर की तरह थोड़ी सी गलती होने पर आपको नुकसान या कट लग सकता है, नुकसान हो सकता है, वो बोधगम्य हो। बहुत सरल प्राकल्पनाएं भी घातक सिद्ध हो सकती हैं। इसी के साथ ही अब हम हाइपोथेसिस में कंटिन्यूएशन में प्राकल्पनाओं के प्रकार पर भी चर्चा कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं, समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ हम यहाँ उल्लेख करेंगे। गुड एंड हैट के अनुसार 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं, विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं के समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। नंबर 2, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, कंसर्न्ड विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं, इकोलॉजिकल कंडीशंस से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, बर्गेस ने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एक रूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है।
ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं, रिलेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। चूंकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नांकित संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था। गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। ये जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित रिलेशनल हाइपोथेसिस हैं, संबंधात्मक प्राकल्पनाएं हैं। नंबर 3, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पनाएं, काजल हाइपोथेसिस, कॉज एंड रिलेशनशिप, कॉजल हाइपोथेसिस, कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इनमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर, कारक, वेरिएबल में परिवर्तन होता है तो किसी सीमा तक दूसरे कारक चर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, उत्तम फसल उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण, पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना है। कॉजल हाइपोथेसिस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंध। कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं, सम अदर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 1, सकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। नंबर 2, नकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। शून्य कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। नंबर 4, काम चलाऊ प्राकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस। श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पहले अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं काम चलाऊ प्राकल्पना कहा है। टेंटेटिव हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस। काम चलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को आरंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जो अनुसंधानकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह से त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना ले। चूँकि यह विचार एक अस्थायी कार्यवाहक और काम चलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए,
प्रारंभ में भौतिक विज्ञानियों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह परिकल्पना बदलनी पड़ी जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, हाइपोथेसिस में आज हमने एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं और परिकल्पना के प्रकारों पर चर्चा की है। आशा है आपने इसे समझा होगा। इनसे रिलेटेड आपको मैटर, प्रिंटेड मैटर व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आशा है कि आप उनका अध्ययन करेंगे और लाभान्वित होंगे। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।